अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Our next topic of discussion is hypertension in pregnancy। इसमें सबसे पहले है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर मोर देन 180/90 होगा मिलीमीटर ऑफ मर्करी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन नहीं होगी, पहले से पेशेंट को कोई हाइपरटेंशन नहीं होगी, ना ही प्रोटीन यूरिया होगा और ना ही एंड ऑर्गन डैमेज होगा। हाइपरटेंशन अगर 20 वीक से पहले है जेस्टेशन के, तो इसे हम बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। यानी अगर हम 20 वीक्स को लैंडमार्क के तौर पर यूज़ करें, तो इससे पहले पहले हम बोलेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन है और इसके बाद हम बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें कोई प्रोटीन यूरिया भी नहीं है और ना ही कोई एंड ऑर्गन डैमेज है। क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि उसको पहले से ही हाइपरटेंशन का मसला था, उसको अभी से ये मसला नहीं हुआ, प्रेगनेंसी में पहले से ही मसला चल रहा है। और 20 वीक्स के बाद जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मसला ये है कि उसको प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुई है, लेकिन कोई प्रोटीन यूरिया यूरिन में प्रोटीन्स नहीं है या कोई ब्लड प्रेशर की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ इसमें। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट में जो एंटी हाइपरटेंसिव हमने 4 याद रखनी है जो कि सेफ इन प्रेगनेंसी है: हाइड्रोलाज़िन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, लाबिटालोल और निफेडिपिन। सबसे पहले हाइड्रोलाज़िन जो कि वेज़ोडाइलेटर है, अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो कि एक सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि बाइंड करती है अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ और रिड्यूस करती है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन बाय ब्लॉकिंग द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। और ये आती है एल्डोमेट के नाम से। उसके बाद लाबिटालोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, ये ज़्यादातर हम आईवी यूज़ करते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, हार्ट रेट कम कर देता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर देता है और बीपी भी कम कर देता है। नेक्स्ट इस निफेडिपिन जो कि एनिफेड के नाम से आती है, ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन के फ्लो को भी ज़्यादा कर देता है। तो इसमें हम डिलीवरी कर देते हैं एट 36 टू 39 वीक्स। तो इसका एक निमोनिक इन्होंने दिया हुआ है हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफेडिपिन, यानी हाइड्रोलाज़िन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, लाबिटालोल और निफेडिपिन। नेक्स्ट इज़ प्री एक्लेम्शिया। इसमें भी न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन होगी, पहले से हाइपरटेंशन नहीं होगी, आफ्टर 20 वीक्स ही हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें साथ प्रोटीन यूरिया भी होगा या फिर एंड ऑर्गन डैमेज होगा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेकिन अगर प्री एक्लेम्शिया 20 वीक से पहले हो रहा है, तो ये सजेस्ट करता है मोलर प्रेगनेंसी को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसके अलावा इसकी कॉज़ क्या हो सकती है कि इसमें एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्पाइरल आर्टरीज़ की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इस्कीमिया हो सकता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स पूछ सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री हो सकती है प्री एक्लेम्शिया की, मल्टीफीटल जेस्टेशन यानी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सीकेडी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ओबेसिटी, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। कॉम्प्लिकेशंस में प्लेसेंटल एब्रप्शन में हमने देखा था हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, कोगुलोपैथी, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी और इसकी वजह से क्लैम्पिया हो सकता है और हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन होता है। ट्रीटमेंट में फिर हम वही प्रोटोकॉल करते हैं, बीसीडी और एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं। इसमें आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, टू प्रिवेंट सीजर्स। और डेफिनेटली इसमें भी हमने एंड पे डिलीवरी ही करनी होती है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम इसमें देते हैं एस्पिरिन। उसके बाद एक्लैम्पशिया आ जाता है। अगर प्री एक्लैम्पशिया के साथ सीज़र्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्लैम्पशिया और इसमें डेथ हो सकती है ड्यू टू स्ट्रोक, इंट्राक्रैनियल हेमरेज और एआरडीएस। इसकी ट्रीटमेंट में भी हम आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स, और इसमें भी हमने इमीडिएट डिलीवरी करवानी होती है। अब जो एक्लैम्पशिया है ना, वो एंटीपार्टम भी हो सकता है, इंट्रापार्टम भी हो सकता है और पोस्टपार्टम भी हो सकता है। और जो आईवी मैग्नीशियम सल्फेट है, वो आइडियल एंटी कन्वल्सेंट होता है, ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम कर देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन को भी रिवील कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें हेल्प सिंड्रोम को, इसमें क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया के साथ थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी ऑफ लिवर हो जाती है, यानी इसमें क्या होता है, लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यानी कि माइक्रोएंजियोपैथी यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स यानी थ्रोम्बोटिक ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द लिवर में। इसमें अब हमें एक ट्राइड मिलता है 3 चीज़ों का: एच से हेमोलिसिस यानी कि आरबीसीज की ब्रेकडाउन, एल से एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, एएसटी का लेवल रेज्ड होगा क्योंकि इसमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें माइक्रोएंजियोपैथी
थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो रही है, और एलपी का मतलब है लो प्लेटलेट्स, यानी कि ये जो लो प्लेटलेट्स हैं ये मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है। इसमें प्लेटलेट्स का लेवल लेस देन 1 लाख तक भी जा सकता है। और ये प्री एक्लेम्पसिया के साथ हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यूजुअली इट बिगिंस ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी और शॉर्टली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। लेकिन इसमें ये भी बात याद रखनी है दैट इट कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया ना भी हो, उसके बगैर भी हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। ब्लड स्मीयर पे हमें शिस्टोसाइट्स मिल सकते हैं, ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि शिस्टोसाइट्स जो हैं वो डैमेज्ड आरबीसीज होते हैं, रेगुलर शेप होती है इनकी, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। इरेगुलरली शेप्ड इस तरह के हमें सेल्स मिलते हैं जब आरबीसीज डैमेज होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेपेटिक सबकैप्सुलर हीमाटोमास बन जाते हैं जब माइक्रोएंजियोपैथिक थ्रोम्बोटिक लिवर डिजीज़ होती है ना, तो सब लिवर के कैप्सूल के नीचे हीमाटोमास बन जाते हैं, और जब ये हीमाटोमास रप्चर करेंगे तो उसकी वजह से सीवियर हाइपोटेंशन होती है, पेशेंट डीआईसी में चला जाता है। क्योंकि जब अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो हाइपरटेंशन की वजह से प्रीक्लैम्सिया में जो प्लेसेंटा है वो इंजर हो सकता है, वहाँ से टिश्यू फैक्टर रिलीज होंगे तो पेशेंट डीआईसी में चला जाएगा। यानी डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बन जाएंगे थ्रू आउट द बॉडी। और इसकी ट्रीटमेंट में भी हम इमीडिएट डिलीवरी ही करवाते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो है वो लेस ब्लड फ्लो जाता है प्लेसेंटा में, फीटस रिसीव लेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसकी स्लो ग्रोथ होती है, आईयूजीआर होता है या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। फिर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड या डबल विजन, स्वेलिंग या लेस यूरिन आउटपुट हो सकता है। साइंस ऑफ इंजरी एंड ऑर्गन डैमेज में किडनीज, लिवर, प्लेटलेट, लंग्स या ब्रेन को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा एलडीएच इंक्रीज होता है हेल्प सिंड्रोम में, एलडीएच यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी ये हिमोलिसिस में इंक्रीज होता है और हेपेटिक डिस्ट्रक्शन में। इसके अलावा 4 टाइप्स होती हैं इसकी, एक तो क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है, दूसरी प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया, तीसरी प्री इक्लैम्सिया सुपर इम्पोज्ड ऑन दी क्रोनिक हाइपरटेंशन, और चौथी जो है वो होती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाकी हमने देख लिया था इसमें। अगर लिवर के हेमाटोमास बन गए हैं तो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन मिल सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन मिल सकती है फ्रॉम लिवर डिस्टेंशन, एंड सीवियर फॉर्म ऑफ प्रीक्लैम्सिया ये होती है, एंड इट कैन हैव प्रीक्लैम्सिया विदाउट हेल्प सिंड्रोम, यानी उसके बगैर भी हो सकती है। और अगर प्रीक्लैम्सिया है तो इसमें प्रिवेंशन के लिए हम एस्पिरिन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, इसमें विटामिन बी का लेवल भी कम हो सकता है। इसमें सीजर्स की वजह से एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है, किडनी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और सीजर्स को हम प्रिवेंट करते हैं ताकि फीटस को हम न्यूरो प्रोटेक्शन दे सकें, और प्री टर्म न्यूनेट डिलीवरी न्यूनेट को मतलब प्रोटेक्शन दे सकें इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन साइन होता है प्रीक्लैम्सिया का वो स्लो ग्रोथ होती है, क्योंकि पुअर ब्लड सप्लाई होती है टू दी fetus. This was all about hypertension in pregnancy. Next is the supine hypotensive syndrome. It is also called aortocaval compression syndrome. Aorto means abdominal aorta and compression केवल मीन्स inferior vena cava, compression means इनकी compression हो जाएगी। जब more than 20 weeks होंगे यानी 5 months of gestation होंगे, पेशेंट जब supine position में लेटेगा तो इसकी abdominal aorta और inferior vena cava पे ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर पड़ेगा, तो प्लेसेंटल परफ्यूजन कम होगी, वीनस रिटर्न कम होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी लॉस होने का भी खतरा होता है, इसको इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, यानी पेशेंट को कहना है कि आपने सीधा नहीं लेटना, थोड़ा सा टिल्ट होके साइड पर लेटना है, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में, इस तरह से सीधा नहीं लेटना, इस तरह से करके लेटना है ताकि इंफीरियर वेना कैवा और एब्डोमिनल एओर्टा पे प्रेशर ना पड़े। अगर इस तरह से वो लेटेगा तो फिर वो हाइपोटेंशन होगी, फेंटनेस, डिजीनेस और ब्रेथलेसनेस हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ गायनेकोलॉजिक ट्यूमर एपिडेमियोलॉजी। इसमें उन्होंने इंसिडेंस बताया हुआ है, सबसे पहले यूएस का। यूएस में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है एंडोमेट्रियल कैंसर का, उसके बाद ओवेरियन एंड देन सर्वाइकल। सर्वाइकल कैंसर इज़ मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड, ये एमसीक्यू है ड्यू टू लैक ऑफ स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीनेशन। उसके बाद प्रोग्नोसिस देखें तो सर्वाइकल का बेस्ट प्रोग्नोसिस है बिकॉज इट इज़ डायग्नोज्ड एट एन अर्ली एज लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद एंडोमेट्रियल, it is diagnosed at middle age about 55 years, and ovarian cancer has worse prognosis more than 65 years of age. इसका निमोनिक बताया हुआ है सीईओ, सीईओज ऑफन गो फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। सबसे पहले सर्वाइकल का
सर्वाइकल है, एंडोमेट्रियल, फिर ओवेरियन। ये भी एमसीक्यूज़ हैं कि सर्वाइकल का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है और ओवेरियन का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है।